कल हमने एशिया को देखा, उसमें पर्वत पठार जो भी थे, मुख्य नदियाँ, ये सारी चीज़ देखते हुए फिर हमने पहले उसमें स्टार्ट किया था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान देखे थे। ठीक है, पहले उसको थोड़ा सा लिखेंगे, फिर आगे जो भी कंटिनेंट बचा हुआ है, ठीक है, जैसे हमारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो भी है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है उसे भी देखेंगे, रशिया भी देखना है, चाइना भी देखना है। ठीक है, चलिए सभी लोग पाकिस्तान निकाल लीजिए और साथ में नोट्स लिखते हुए चलते हैं। निकल गया सबका? चलिए लिखिए, इसमें पहले इसका जन्म होता है, वहीं से प्रारंभ करते हैं, है ना। तो पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। यहाँ से लिखिए, जन्म लिखिए या फिर स्थापना 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद इसका संवैधानिक नाम क्या है ये लिख लीजिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसकी बाउंड्री किस किस देश से लगती है ये लिख लीजिए। बाउंड्री को अगर देखें तो दक्षिण पूर्व में कौन लगता है? सबसे पहले पश्चिम में देखें, इसके पश्चिम में पश्चिम में क्या है? ईरान है। और उत्तर पश्चिम में देखें तो अफगानिस्तान है। ठीक है, तो लिखिए पहले पश्चिम में ईरान, पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में क्या है? भारत। उत्तर पूर्व एवं पूर्व में भारत और दक्षिण में अरबियन सी, अरब सागर। हाँ, पश्चिम यहाँ है ईरान। ठीक है, उसके बाद जाएंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये है, तो अफगानिस्तान यहाँ पर है। ठीक है, फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो भारत ही है, और पूर्वी क्षेत्र में भी भारत है, दक्षिणी क्षेत्र में अरब का सागर है। ठीक है, संवैधानिक नाम हो गया। राजधानी इस्लामाबाद, राजधानी इस्लामाबाद। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं जो भी कल हमने देखा। अब लिखिए, पाकिस्तान के उत्तर से दक्षिण, पाकिस्तान के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः हिंदुकुश, सुलेमान, सुलेमान एवं कीर्थर पर्वत श्रेणियां हैं, कीर्थर पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी औसत ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर तक है। दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान का पठार विस्तृत है। दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान का पठार विस्तृत है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 1000 मीटर तक है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 1000 मीटर तक है।
300 से 1000 मीटर। दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल प्रदेश मिलता है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल प्रदेश मिलता है। इसको भी हमने हाईलाइट किया था। दक्षिण पश्चिम में भी और दक्षिण पूर्व में भी यहाँ का भी एक एरिया था जिसका नाम हमने बताया था, यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों हाईलाइट किए थे ना। यहाँ पर था चेलिस्तान और यहाँ पर था थाल। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में भी था। खरन मरुस्थल, खरन मरुस्थल लिखवाया था। यहाँ पर अवस्थित है खरन मरुस्थल। कल लिखवाया था मैपरी, एक बार देखिए वहाँ। ठीक है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर है खरन मरुस्थल। ठीक है, आगे लिखिए। मरुस्थलीय भाग के हाँ खरन मरुस्थल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये वाला जो मरुस्थल है इसके दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो मरुस्थल के दक्षिणी भाग में, मरुस्थल के दक्षिणी भाग में सिंधु नदी का मैदान विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम दोनों लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल यहाँ है। दक्षिण पश्चिमी भाग में सिंधु नदी का मैदान स्थित है, जो कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में अनेक नहरों का जाल बिछा हुआ है। इन क्षेत्रों में अनेक नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिससे सिंचाई की जाती है। नहरों के अधिकता के कारण पाकिस्तान को नहरों के देश से भी संबोधित किया जाता है। नहरों की अधिकता के कारण पाकिस्तान को नहरों के देश से भी संबोधित किया जाता है। पूर्वी भाग में स्थित जैकोबाबाद विश्व के सबसे अधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। विश्व के सबसे अधिक गर्म प्रदेशों में से एक है, जहां का औसत तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जहां का औसत तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। बाकी जो नदियां हैं सारा हाईलाइट करवा चुका हूं, सबको लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, मालदीव के बारे में लिखे थे। चलिए अब एक छोटा सा है, पहले भूटान देख लेते हैं। ठीक है, भूटान लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले भूटान हाईलाइट और टॉपिक डालिए भूटान। छोटा सा देश है, अगर इसकी स्थिति देखें तो ये है हमारा छोटा सा भूटान। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये 100% कहाँ अवस्थित है? पर्वत पर। ठीक है, हिमालय जो श्रेणी है, हिमालय श्रेणी पर ही पूरे रूप से ये अवस्थित है। यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं,
ठीक है, कुछ क्षेत्रों में खेती भी की जाती है, लेकिन नदियाँ जो है यहाँ पर उससे क्या किया जा सकता है, बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। तो भारत द्वारा भी यहाँ पर बिजली उत्पादन की जो संयंत्र है वो लगाई गई है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए पहले। भूटान के बारे में, भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश है, एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश यानी कि जो चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ हो, स्थल रुद्ध देश है, जिसकी उत्तर व उत्तर पश्चिमी की ओर, जिसके लिखिएगा, जिसके उत्तर व उत्तर पश्चिमी की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत यानी कि नेपाल चाइना से तिब्बत से मिलती है, जबकि पश्चिम, दक्षिण व पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में जो मैदान है, इसके मैदान को बोलते हैं दुआर। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। भूटान के दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर कुछ मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो भूटान के दक्षिणी क्षेत्र के मैदानी भाग को दुआर कहते हैं। दुआर, दुआर, ठीक है, दुआर कहते हैं। क्या हुआ? जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र को बोलते हैं दुआर। ठीक है, हम मैदान बोल लेते हैं, वो लोग दुआर बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गाकर पुनसुम, गाकर पुनसुम है, जिसका एक और नाम है काला कांगड़ी। ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिए, काला कांगड़ी। काला कांगड़ी, इसकी ऊंचाई है 7561 मीटर। काला कांगड़ी, काला कांगड़ी। ठीक है, ब्रैकेट में इसको भी लिख लीजिए। आगे लिखिए। भूटान की लगभग आधी जनसंख्या, भूटान के मूल निवासी हैं। भूटान के मूल निवासी हैं, जिन्हें गानलोप कहते हैं। गानलोप, जिसे गानलोप कहते हैं। हाँ, गानलोप, गानलोप कहते हैं, जिसका निकटतम संबंध तिब्बत के लोगों से है। तिब्बत के लोगों से है। इसके अलावा कुछ लोग नेपाल के प्रजाति से संबंधित है। इसके अलावा कुछ लोग नेपाल के प्रजाति से संबंधित है। नेपाल की आधिकारिक भाषा
जो खंगा है, जो खंगा, हाँ, भाषा है, आधिकारिक भाषा जैसे हमारा हिंदी है, उनका जो खंगा है, सॉरी भूटान का आधिकारिक भाषा जो खंगा है, और धर्म और आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का भी इसमें दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है वो आधिकारिक यहाँ पर धर्म है, यानी कि ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, तो भूटान का आधिकारिक धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का भी महायान शाखा। हाँ, ठीक है। चलिए, भूटान से संबंधित इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद छोटा सा श्रीलंका कर लें। पहले छोटे छोटे कर लेते फिर बड़े पे आते। यही है श्रीलंका। क्या चीज़? मालदीव तो कल किए थे, शुरू में तो वही किए थे। हाँ, छोटा है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? हाँ, कोलंबो नहीं है, कोलंबो आर्थिक राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, कोलंबो की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम। अगर इसको देखें तो ये भारत से, अगर इसकी स्थिति देखें तो भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि पहले ये भारत का मुख्य जो भाग है उसी का अंग था, बाद में ये अलग होकर एक अलग द्वीप के रूप में ये स्थापित हो गया। ठीक है, भारत से ये जो है पाक स्ट्रीट जो है, ठीक है, यहाँ पर है पाक बे, पाक की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो इससे क्या होती है? ये अलग होती है। पाक स्ट्रेट है, इससे ये भारत से अलग होती है। ठीक है, कोलंबो यहाँ पर है। कोलंबो क्या है? आर्थिक राजधानी। और श्री जयवर्धनेपुरम जो है ये श्रीलंका की राजधानी है। अधिकतर भागों को देखें तो क्या है? पूरा तो तटीय क्षेत्र ही है, और तटीय क्षेत्र में मैदानी इलाके पाए जाते हैं, लेकिन बीच में भी कुछ पठारी और पर्वतीय भाग भी देखने को मिलते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा हमें लिखना है। ठीक है, तो टाइटल डाल लीजिए श्रीलंका। श्रीलंका और इसमें लिखिए हिंद महासागर में अवस्थित, हिंद महासागर में अवस्थित श्रीलंका, हिंद महासागर में अवस्थित श्रीलंका पहले प्रायद्वीपीय भारत का ही, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि का ही अंग था, मुख्य भूमि का ही अंग था। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि का ही अंग था। यह पाक जल संधि के द्वारा, यह पाक जल संधि के द्वारा भारत से पृथक होता है। यह पाक जल संधि के द्वारा भारत से पृथक होता है। पाक जल संधि, पाक जल संधि एक टूटा फूटा, या फिर इसके लिए खंडित लिख लीजिए, एक खंडित पुल है, एक खंडित पुल है जिसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। रामायण में यही दिखाया गया है। हाँ, यहाँ पर नल और नील थे, उनके द्वारा पत्थरों को छुआ जाता था तो पत्थर में उत्प्लावन शक्ति ज़्यादा हो जाती थी और वो तैरने लगता था। ठीक है, उसी पर सवार होके, मतलब उसी बने हुए रास्ते के जरिए भगवान राम और लक्ष्मण जी लंका जाते हैं, वहाँ पर रावण का सर्वनाश करते हैं, फिर रिटर्न आते हैं। लेकिन रियल में भी ऐसे वहाँ पर पत्थर है जो आज भी तैरते हैं। मेरे भैया गए हुए थे, वो वीडियो बना के लाए थे, वो पत्थर तैरते हैं अभी भी। हाँ,
वो भी छुआ हुआ है। हाँ, वो जो पत्थर है जहाँ तक मुझे लगा उसके अंदर एयर भरा हुआ है। ठीक है, पुराने पत्थर है, भारी भारी पत्थर थोड़े ना ऊपर तैरेंगे। जो पत्थर तैर रहे थे वो टूटा फूटा, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि अपर्दन की वजह से वो टूटा फूटा है, उसके अंदर भी छेद है। और उसमें अगर हवा होगा तो वो तो तैरेगा ही, डूबेगा नहीं। वही चीज़ था जहाँ तक मुझे लगा है, मैं अपनी आंखों से नहीं देखा तो। होते हैं, आप उठा सकते हो और जब पानी भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली तैरने लगेगा। नहीं होगा, मैंने किया है। तो मेट्रो वाले में भी नल नील है क्या? नहीं, जैसे मकान के क्वार्टर वगैरह बनाए जाते हैं। हाँ, तो उसी पत्थर का यूज करते हैं। ये काफी इतने बड़े होते हैं, मतलब एक लगा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। जैसे ईंट हम लोग यूज करते हैं, लोग वो उसी टाइम में ईंट को लेते हैं, लेकिन वो सीमेंटेड होते हैं, बट वो पानी में तैरते रहते हैं। कुछ रीजन होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है, हाँ, चलिए आगे लिखते हैं। कहाँ तक लिखे? इसे आदम पुल के नाम से भी जानते हैं, इसको आदम पुल भी कहा जाता है, इसे आदम पुल के नाम से भी जानते हैं। श्री जयवर्धनेपुरम इसकी राजधानी है, जबकि कोलंबो आर्थिक राजधानी है। श्रीलंका के दक्षिणी मध्य भाग में पर्वतीय प्रदेश हैं, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई में औसत लिख लीजिएगा। ठीक है, औसत ऊंचाई 1000 मीटर तक है। औसत ऊंचाई 1000 मीटर तक है। सबसे ऊंचाई वाली पर्वत शिखर पिदुरुताला गेला, यहाँ लिख देता हूँ। एटलस पे देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है पिदुरुताला गेला है, जिसकी ऊंचाई 2524 मीटर है। जिसे पॉइंट पेड्रो के नाम से जानते हैं। पॉइंट पेड्रो के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसे सोने की नगरी के नाम से जाना जाता था, रामायण में। ठीक है, प्राचीन काल में इसे सोने के नगरी के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका खनिज पदार्थों के उत्पादन में एक धनी देश है। ठीक है, श्रीलंका हो गया। अब कौन सा कर लें? चीन करते हैं, है ना।
चीन पर आइए, एटलस निकालिए चीन। क्या हुआ? हाँ नेपाल कर लीजिए पहले। चलिए नेपाल को एक बार देखते हैं एटलस पर। एटलस निकालिए आप सब। सबका निकल गया नेपाल? साथ में वहीं पर लिखते हुए हाईलाइट करते हुए चलने हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पर, देखिए एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर अपने एटलस पे देखिएगा। ठीक है, अगर नेपाल को देखें तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? हिमालय पर है। ठीक है, इसकी अवस्थिति हिमालय पर है। और इसको अगर देखें तो हम इसको भौगोलिक दृष्टिकोण से डिवाइड करके देखें तो इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये जो पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरे की बात करें तो आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय की बात करें तो एक है यहाँ पर बाह्य हिमालय, इसे बोलते हैं हम बाह्य हिमालय, इसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ग्रेट हिमालय। ये है बाह्य हिमालय, और इन दोनों के बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं आंतरिक हिमालय। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए। पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा इसको क्या बोलेंगे? ये है बाह्य हिमालय, इन दोनों के बीच में आंतरिक हिमालय है। और नीचे देखें तो ये वाले शिवालिक नहीं, ये तराई क्षेत्र है। ठीक है, ये इसे हम बोलेंगे तराई क्षेत्र। अगर आपने उत्तर प्रदेश और बिहार का अगर देखा होगा मैप, उसका ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो इसी का पार्ट बिहार में और उत्तर प्रदेश में तराई प्रदेश के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो नेपाल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय प्रदेश, दूसरा आंतरिक हिमालय, तीसरा बाह्य हिमालय और चौथा तराई प्रदेश। हिमालय से जो नीचे जाता है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, इन दोनों के बीच का जो स्थिति होती है जहाँ से ढलान प्रारंभ होता है, उसे हम बोलते हैं तराई प्रदेश। ठीक है, तो यहीं पर लिखते हुए चलिए आप लोग। ठीक है, नेपाल के भौगोलिक खंड लिखिए, नेपाल के भौगोलिक खंड, और उसमें लिख लीजिए चारों। पहला ग्रेट हिमालय प्रदेश, महान हिमालय प्रदेश, महान हिमालय प्रदेश। दूसरा मध्य हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय। तीसरा बाह्य हिमालय, तीसरा बाह्य हिमालय। और चौथा तराई प्रदेश, चौथा तराई प्रदेश। ठीक है, इसका संवैधानिक नाम क्या है? कल ही बताया था। नेपाल का संवैधानिक नाम किंगडम ऑफ नेपाल, लिख लीजिए, किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल कोई धार्मिक राज्य है या धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष है, ये भी लिख लीजिए। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद विश्व में सबसे ऊंची ऊंची चोटियों की बात की जाती है। तो अगर विश्व की 15 ऊंची चोटियों की बात करें तो 15 में से 8 ऊंची चोटियां जो लगातार है वो नेपाल में ही अवस्थित है। वहां से क्रमबद्ध रूप में उसको सजाने के लिए पूछा जाता है, तो उसको भी देखते हैं। एक बार आप लोग एटलस खोलिए और एटलस पर देखिए, हाईलाइट करते हुए चलिएगा।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। ये है कंचनजंगा, इसको हाईलाइट कीजिए, 8,598 मीटर। मिल गया कंचनजंगा। उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम कहाँ, पश्चिम भाग में, तो यहाँ पर है मकालू, 8,463 मीटर। मकालू, हाँ 8,463 मीटर, माउंट मकालू मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, 50 हो चुका है अब। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर मिल गया। इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर शिखर है माउंट, उसका नाम है माउंट लहोत्से। आप लोग एटलस में दिया है, यहीं पर अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा पूर्वी भाग में नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा ही ट्रायंगल बनाकर लिख लीजिए, माउंट लहोत्से। हाँ क्या चीज़, माउंट लहोत्से उसका नाम है, और उसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। इन दोनों के बीच में बना लीजिए माउंट लहोत्से 8,516 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट और मकालू के दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर माउंट मकालो, सॉरी लहोत्से यहाँ पर अवस्थित है। लहोत्से ये भी हाइट है इसका 8,516 मीटर, 8,516 मीटर हो गए। मकालू हो गया। आगे बढ़ेंगे तो एक है मानाशालू, सॉरी यहीं पर एक गौरी शंकर है, उसको नहीं छोड़ेंगे। गौरी शंकर 7,134 मीटर, हाँ 45 है, वो करंट वाला है, चलेगा, ठीक है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, ठीक है। गौरी शंकर मिल गया सबको, 7,134 मीटर, ठीक है। और गौरी शंकर के जैसे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, यहाँ गौरी शंकर है, यहाँ पर एक है माउंट चोयू, ठीक है। जिसके एटलस में है वो हाईलाइट कर ले, नहीं है तो यहीं पर है गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट के बीच में यहाँ माउंट चोयू 8,201 मीटर, ठीक है। माउंट चोयू 8,201 मीटर हो गया। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है माउंट मनसालू। माउंट मनसालू, इसको हाईलाइट कीजिए, 8,163 मीटर। माउंट मनसालू 8,163 मीटर मिल गया सबको। इससे आगे चलेंगे तो आगे है अन्नपूर्णा वन। अन्नपूर्णा में भी 3-4 श्रेणियां हैं, तो ये है अन्नपूर्णा वन, 8,091 मीटर है, इसको हाईलाइट कीजिए। अन्नपूर्णा 1 8,091 मीटर हो गया। इससे और चलेंगे हम पश्चिम में तो धौलागिरी है 8,167 मीटर, 8,167 मीटर हो गया। फिर चलेंगे थोड़ा और पश्चिम में तो यहीं पर है ये चूरेन हिमाल 7,371 मीटर, 7,371 मीटर, ठीक है। और पूरा बॉर्डर के पास चलेंगे तो यहाँ पर एक है आपी हिमल 7,132 मीटर,
आपी हिमल 7132 मीटर। ठीक है, तो ये सारे मुख्य चोटी हैं जो विश्व के सबसे ऊंची चोटियों में से सर्वप्रथम माने जाते हैं। क्रम पूछा जाता है, क्रम पूछा जाएगा, इसलिए अगर आप नीचे से चल रहे, पूर्व से पश्चिम चल रहे तो वैसे याद कीजिए, या फिर पश्चिम से पूर्व जैसे भी याद कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में एक्यूरेट याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक नदी है महाकाली नदी। ठीक है, जो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इसको हाईलाइट करते हुए चलिए, महाकाली नदी ये पूरा बॉर्डर बनाते हुए जा रही है, दिख रहा है? इसमें नाम नहीं लिखा नदी के। हाँ, तो नाम लिख लीजिए, महाकाली नदी नेपाल और भारत का बॉर्डर बना रही है। यहाँ पर हमारा कौन सा अवस्थित है, कौन सा राज्य है यहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है, महाकाली है, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए चल रही है। हो गया। उसके बाद एक नदी यहीं पर है, कर्णाली नदी, दिखा? यही कर्णाली नदी आगे आकर भारत में किस नाम से जानी जाती है? घाघरा नदी से। ठीक है, और हमने अभी जो लिखा पहले महाकाली, यही भारत में आकर शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, तो दोनों वहीं पर मेंशन कर लीजिए। कर्णाली नदी भारत में आती है तो घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, और शारदा नदी नाम से जानी जाती है महाकाली नदी। हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये एक नदी दिख रही है बड़ी सी, ये वाली कर्णाली की सहायक नदी है, ये वाली, इसका नाम है राप्ती नदी। राप्ती, इसका नाम लिख लीजिए, राप्ती नदी। ये सारी नेपाल की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कर्णाली में यहाँ आकर मिल रही है, इसका नाम है राप्ती नदी। कर्णाली में नहीं है सर? हाँ, ठीक है। सर कर्णाली में नीचे नदी, क्या चीज़ हो गया? राप्ती नदी कहाँ से निकल रही है? ये पिंडू पास दिख रहा है, इसी के पास से ये निकल रही है। यहीं पर एक है चूरन हिमल, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, चूरन हिमल। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण नदियों में है एक काली गंडकी। मिला सबको? हाँ, कर्णाली नदी में सर दो नदियां मिल रही हैं। एक छोटी नदी है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक सर नीचे साइड में चाहिए। कौन? ये वाली, ये महत्वपूर्ण नदी नहीं है, इसलिए इसको मैंने लिखवाया नहीं। इसमें सर दिया है। किसमें? बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम वहीं लिख रहे हैं। नेपाल में भी देखें तो 50 से ऊपर नदियां हैं। कर्णाली तो सर लिखा है, इसके नीचे ये नदी है, ऊपर है। ऊपर कौन सी? ऊपर ये इधर ये नहीं, इधर इधर, ये है एक छोटी सी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। आगे कौन सा बोला? काली गंडकी। ठीक है, काली गंडकी नदी दिखा? नेपाल में इसे काली गंडकी बोलते हैं। ठीक है, भारत में जब एंट्री करता है तब इसे बोलते हैं गंडकी। ठीक है, ये प्रश्न आए हुए हैं कि गंडक को नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? काली गंडकी। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। हो गया। और काली गंडकी के बगल में एक नदी है नारायणी। सर कौन सी है? काली गंडकी का ही नाम हो जाता है, सॉरी। ये जो काली गंडकी है कहाँ गई? ठीक है, इसी को नारायणी नदी से संबोधित किया जाता है। काली गंडकी को नारायणी नदी से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे सर कराया? ये जो नदी दिख रही है ये वाली, इसका नाम है सेती रिवर। इसको लिख लीजिए, सेती रिवर। ये सारी नेपाल की महत्वपूर्ण नदियां हैं। हाँ, त्रिशूल। चलिए अन्य नाम भी हैं इसके। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, सेती नदी,
सप्तकोशिकी इधर है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है सनकोशी, मिला, इसको हाईलाइट कीजिए। और एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है सप्तकोशिकी, सप्तकोशी या सप्तकोशिकी। एक है सनकोशी, एक है सप्तकोशी, ठीक है। यहाँ पर देखें तो सनकोशी है, ठीक है, और अरुण नदी है। ये दोनों जब आकर मिलती है तो इसे हम बोलते हैं सप्तकोशी, ठीक है। और यहीं जब बिहार में इंटर करती है तो कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। ये 7 नदियों के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है कोसी रिवर, इसीलिए इसे सप्तकोशिकी के नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। क्या हुआ? बागमती, हाँ, ये जो नदी है यहाँ पर, ये जो नदी है ये इसका नाम लिख लीजिए, ये है बागमती। विलुप्त हो गई है तो लुप्त वहाँ इसको डाल लीजिए, ठीक है। बागमती नदी, बागमती, ये वाली जो नदी दिख रही है, नहीं है, ठीक है। तो नेपाल की इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं। हो गया। अब कर लेते हैं हम बांग्लादेश। बांग्लादेश पर आइए, इसी में है। अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो इसकी अवस्थिति क्या है? भारत के कौन से क्षेत्र में इसकी अवस्थिति है? हाँ, पूर्व में, ठीक है। अगर इसकी पूरी अवस्थिति देखें तो दक्षिण पूर्व बोला जा सकता है, ठीक है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश की अवस्थिति है। अगर इसको देखें तो ये पूर्ण रूप से मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर जूट की खेती भी सबसे अत्यधिक की जाती थी। यहाँ पर जो भी वस्त्र बनाए जाते थे, विश्व में प्रसिद्ध वस्त्र हुआ करते थे प्राचीन कालों में, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है चाइना से चलती है, चाइना में इसका नाम क्या था? सांगपो, ठीक है। तो चाइना में जो सांगपो नदी थी भारत में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र होती है, और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? हाँ, जमुना, ठीक है। तो लिख लीजिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना। और यहाँ देखिए जो गंगा नदी एंटर करती है तो ये बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। और जहाँ पर जमुना और गंगा मिल जाती है वहाँ से एक नदी उसका नाम हो जाता है पद्मा। प्रश्न में ये आए हुए हैं कि निम्न में से कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा नदी था, ब्रह्मपुत्र नदी था, पद्मा नदी था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? पद्मा। पद्मा सर आगे जाके मेघना बन जाती है। हाँ, मेघना, ये जो मेघना नदी है भारत के इस क्षेत्र से आती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? पद्मा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका मशहूर किस लिए था? वस्त्रों के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ, गंगा और जमुना जहाँ से मिलती है वहाँ से पद्मा नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। एक नदी यहाँ पर है भैरव नदी और मधुमती नदी, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो सुंदरबन आपको दिखाई देगा। सुंदरबन का डेल्टा जिसका
60% भाग बांग्लादेश में अवस्थित है और 40% भारत में अवस्थित है। ये जो डेल्टा का निर्माण हुआ है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जो भी अवसाद है, उन्हीं अवसादों के द्वारा जमा करते करते इस डेल्टा का निर्माण हुआ है। और ये डेल्टा किस लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल टाइगर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर देखिए एक है छोटा सा द्वीप न्यू मूरे। ठीक है, यहाँ पर है ये न्यू मूरे। बांग्लादेश बोलता था कि मेरा है, भारत बोलता था कि मेरा है, अंत में ये भारत का ही माना गया है, न्यू मूरे आइलैंड। ठीक है, और इन क्षेत्रों में देखें तो बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। हो गया? क्या चीज? देखिए, जब मैं करवा रहा था ज्योग्राफी फिजिकल, उसी में बताया था कि वो नदी जिसकी ढलान, कहाँ निकलना है, क्लास से बाहर नहीं जाना। ठीक है, वो नदी जिसकी ढलान अत्यधिक मंद होती है वो क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जिसकी ढलान अत्यधिक तीव्र होती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ये बात मैंने वहीं पर बताया हुआ था। हाँ, हुगली नदी जो है ये बंगाल में आकर, बंगाल से जो गंगा नदी है यहाँ पर दो भागों में ये विभाजित हो जाती है। एक बंगाल में चली जाती है और दूसरी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ से बंगाल में प्रवाहित होती है उसे हुगली नदी के नाम से ही जाना जाता है। वो गंगा नदी का ही जब दो भागों में विभाजित होकर चलती है तो बंगाल में एक हुगली नदी हो जाती है और दूसरी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए अब आते हैं हम पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें हमारा तुर्की है, सऊदी अरबिया है। यहाँ पर तेल वाले क्षेत्र अत्यधिक है, तो इस वाले पर आइए। हाँ, वेस्ट एशिया में आइए, पश्चिमी क्षेत्र में। और यहाँ पर सब कुछ हमने देख लिया था, बस हाईलाइट करने हैं। ये एरिया सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पर पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है पहले इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो पहले आइए पर्शियन की खाड़ी जो है, पारस की खाड़ी, यहीं से हाईलाइट करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र तेलों के लिए फेमस है। ठीक है, पारस की खाड़ी तेल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और कल ही हमने बात किया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार सऊदी अरबिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जगह का नाम मैं दिखा रहा हूँ, उसको हाईलाइट कीजिए, जो सारे आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया पर सभी लोग जाइए। मिल गया? चलिए अब इसमें हाईलाइट करते हुए चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ ये दिखाई दे रहा है आबादान। ठीक है, आबादान, आबादान को हाईलाइट कीजिए और इसके बाद बारे में लिख लीजिए। विश्व का सबसे मशहूर रिफाइनरी है आबादान। हाँ, यहीं पर लिखते हुए चलना है। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे तो नोटबुक की आवश्यकता नहीं होगी, नोटबुक पर भी मैं नोट करवा दूंगा, पहले हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक है। आबादान क्या है? मशहूर रिफाइनरी क्षेत्र। आबादान पर्शियन जो खाड़ी है उसका दक्षिणी भाग में आबादान मिला। आबादान कहाँ का पार्ट है? ईरान का। क्या चीज? उत्तर में। अरे बीच में ईरान की खाड़ी। मिल गया। उसके बाद यहाँ ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं दम्माम। ये अल कातिफ दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं दम्माम। यहीं पर लिख लीजिए अल दम्माम। ये जो क्षेत्र है तेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल कातिफ अल दमाम हो गया, सऊदी अरबिया में है। बहरीन एक अलग देश है, ठीक है। ये हो गया अल कातिफ अल दमाम। चलिए उसके बाद इसके और पश्चिम में जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है अल ख्वारज़मी। अल ख्वारज़मी यहाँ पर लिख लीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लिख लीजिए। अल ख्वारज़मी तेल क्षेत्र है। सऊदी अरबिया में मुख्य तेल क्षेत्रों को हम हाईलाइट कर रहे हैं। अल ख्वारज़मी यहाँ पर ये जो है ना अल दाहना लिखा हुआ है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं अल ख्वारज़मी तेल क्षेत्र है। हो गया। अल दहाना ये क्या है? यहाँ पर जो महत्वपूर्ण एरिया है, ठीक है, एरिया का नाम बता रहा हूँ, ये इस क्षेत्र का, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हमने लगाया था अल नाफूद, लगवाया था। अल नाफूद क्या है? मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ये भी तेल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में तेल का भंडार पाया जाता है, तो यहाँ भी लिख लीजिए तेल क्षेत्र अल नाफूद। अन नाफूद हो गया। और दूसरा मरुस्थल हमने लगाया था, दूसरा मरुस्थल यहाँ पर रूब अल खाली मिला सबको। रूब अल खाली ये भी पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। अरबियन पेनिनसुला लिखा हुआ है, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाउंड्री पर, ठीक है। यमन है, यमन और सऊदी अरबिया के बाउंड्री जो है, ठीक है। रब अल खाली ये भी तेल क्षेत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हो गया। ये अरबियन पेनिनसुला है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। ये सारे एरिया सब में तेल भरपूर पाए जाते हैं। हाँ, अरबियन पेनिनसुला, अरबियन प्रायद्वीप, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं इराक में। इराक में है एक यहाँ पर सीरियन डिजर्ट दिख रहा है, इसको हाईलाइट कीजिए। यहाँ पर भी तेल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम, सीरियन डिजर्ट, पेट्रोलियम यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हो गया। ये है सीरियन डिजर्ट इराक में। ये जो सीरिया है, सीरिया से हम दक्षिण में आएंगे, ठीक है, और सऊदी अरबिया से उत्तर में जाएंगे तो यहीं पर है सीरियन डिजर्ट मिला।
इसको हाईलाइट कीजिए, तेल के लिए महत्वपूर्ण है। और यहीं पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर बरसा मिला, कुवैत से ऊपर, ठीक है, बरसा मिला। ये यहाँ पर भी तेल के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, बरसा को भी हाईलाइट कीजिए। सॉरी बसरा है, मैं बरसा बोल रहा हूँ, बसरा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर दो नदियां हैं, दजला फरात, उसको हाईलाइट कर लीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो विकसित हुई है, इसी के जो संगम पाया जाता है वहीं पर, ठीक है। टिर्गिस रिवर है, इसको हम डजला बोलते हैं। टिर्गिस रिवर लिखा हुआ है हिंदी में, इसे हिंदी में हम बोलते हैं डजला नदी, ठीक है। टिर्गिस नदी को हम बोलते हैं डजला नदी, ठीक है। और ये है यूरोफ्रेट्स, ये जो नदी है इसको हम बोलते हैं फरात नदी। नाम नहीं है तो लिख लीजिए, इसको डजला और इसको फरात। इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसका जो संगम स्थल है, यहीं पर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया विकसित हुई थी, ठीक है। और इसकी जो मैदानी क्षेत्र है, इसके मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, कृषि कार्य किया जाता है। हो गया। उसके बाद टिर्गिस रिवर है, इसी के ऊपर है मोसुल, ये दिख रहा है जगह, महत्वपूर्ण शहर है एक मोसुल मिला। यहाँ पर भी तेल पाया जाता है। मोसुल, मिल गया। उसके बाद आइए ईरान में। ईरान में विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं ईरान में ही खोदा गया था। और जगह कौन सा था, यह है मस्जिद सोलेमैन, ठीक है। मस्जिद सोलेमैन, विश्व का पहला तेल का कुआं यहीं पर खोदा गया था, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए और वहीं पर लिख लीजिए विश्व का पहला कुआं मस्जिद सोलेमैन। हाँ, अबादान के ऊपर है मस्जिद सोलेमैन। विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं यहीं पर खोदा गया था, ठीक है। ईरान में ही आगे आइए, ऊपर कैस्पियन सी, ठीक है। ये कैस्पियन सी का जो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर तेल पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लीजिए ऑयल फील्ड, तेल क्षेत्र। एल्ब्रूज माउंटेन है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आइए पूरा, यहाँ पर एक नाम है बंदर अब्बास, मिला सबको। ये भी तेल के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बंदर अब्बास। बंदर अब्बास मिल गया, मिल गया। यहीं पर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ठीक है, होर्मुज जल संधि। हो गया, बंदर मिल गया। चलिए उसके बाद कुवैत को भी हाईलाइट कर लीजिए और बहरीन को भी हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ भी तेल क्षेत्र पाए जाते हैं, कुवैत और बहरीन। कुवैत में ये जो जगह है अल अहमदी, दिखा अल अहमदी, ये तेल क्षेत्र से महत्वपूर्ण है, मिल गया। अल अहमदी तेल क्षेत्र से महत्वपूर्ण है।
कौन सा? अल अहमदी, कुवैत जो है, ठीक है, कुवैत सिटी के हम आएंगे दक्षिण में, तो यहाँ पर है अल अहमदी, एक महत्वपूर्ण शहर है, ये भी तेल के लिए महत्वपूर्ण है। और बाकी आएंगे मेडिटेरियन सी में, तो यहाँ पर छोटे छोटे देश है, लेबनान, इज़राइल, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में भी तेल पाए जाते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए, तो तेल की दृष्टिकोण से इतनी क्षेत्र महत्वपूर्ण थी। उसके बाद सऊदी अरबिया में जो हमने बात किया था मक्का और मदीना, उसको हाईलाइट कर लीजिए। ये रहा मक्का और ये रहा मदीना। ये है मक्का और ये रहा मदीना, रेड सी के पास है। जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म हुआ था मक्का में और इनके द्वारा यहाँ से यहाँ प्रस्थान किया गया था मदीना में। तो ये जो दो क्षेत्र है मुसलमान लोगों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है और एक बार बोला जाता है कि पूरी ज़िंदगी में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। और हज की यात्रा करने कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना में, ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर एक ये है, इसे हम उच्च भूमि क्षेत्र बोलेंगे, हेजाज, इसको हाईलाइट कर लीजिए, हेजाज, ठीक है, हेजाज मक्का मदीना के पश्चिम में है। मिला? लिखा नहीं है तो लिख लीजिए, क्योंकि इसमें उतनी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो जो है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए ईरान में। ईरान में एक है सूती क्षेत्र और ऊनी वस्त्र क्षेत्र है। हाँ, ईरान में तेल के साथ साथ ये जो दिख रहा है एस्फहान, एस्फहान पढ़ेंगे इसे, एस नहीं इस्फहान पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। इस्फहान मिल गया। प्लेटू ऑफ ईरान है, उसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर है इस्फहान, जो सूती एवं ऊनी वस्त्र के उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। हो गया। और कल जो हमने किया था दस्त ए काविर और दस्त ए लूत, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। दोनों क्या है? लवणता युक्त मरुभूमि है, यानी कि पूर्ण रूप से मरुस्थल ये नहीं बने हैं। दस्त ए काविर, दस्त ए लूत, ग्रेट सॉल्ट डिजर्ट लिखा हुआ है, इसका हिंदी होता है लवणता युक्त मरुभूमि। हो गया? क्या हुआ? ये अत्यधिक तेल क्षेत्र हैं। पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बहुत ही कम पाए जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर दजला फरात का जो संगम है यही क्षेत्र है जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, और इसी मैदानी क्षेत्र की वजह से यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद यहाँ आते थोड़ा सा देखते हैं, करंट अफेयर के चर्चित विषय है इजराइल वाला क्षेत्र, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन का मामला अभी 6 महीने पहले तक चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इजराइल है ये वाला एरिया है, ठीक है, ये है लेबनान, ठीक है। इजराइल का मैं अलग से आप लोगों को एक बार मैप दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या हुआ? देखिए, ये है हमारा पूरा इजराइल का क्षेत्र। पहले ये क्या था? फिलिस्तीन, ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन से ही इजराइल का निर्माण हुआ,
अब बात यहाँ तक आ गई कि फिलिस्तीन बहुत ही कम क्षेत्रों में सिमट के रह गया है, अत्यधिक क्षेत्रों पर इजराइल हमें देखने को मिलता है। वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, इशू बना हुआ। देखिए, पहले 1947 में ये पूरे क्षेत्र क्या थे? फिलिस्तीन थे, जो सफ़ेद है, ठीक है। उन्हीं क्षेत्रों में इजराइल हुआ करता था। फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कब्जा आया, और कब्जाते आज का ये सिचुएशन आ गया है कि फिलिस्तीन यहाँ और यहाँ पर थोड़े क्षेत्र पे, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्या है? विवाद का कारण बना हुआ है, ठीक है, विवाद का कारण बना हुआ है। क्या चीज़? देखिए, इसे बोलते हैं हम वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक को इजराइल बोलता है हमारा क्षेत्र है, और फिलिस्तीन बोलता है कि हमारा क्षेत्र है। विवाद का कारण ये है, करंट से रिलेटेड है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। यहीं पर ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? डेड सी, मृत सागर। इसका नाम मृत सागर क्यों पड़ा? मरा हुआ है? फिर क्यों? हाँ, यहाँ का सेलिनेशन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सेलिनेशन किसका है? हाँ, अमेरिका में है ग्रेट साल्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मृत सागर। इसकी लवणता दूसरे नंबर पे आती है, और इसमें इतनी ज़्यादा लवणता है कि कोई जीव जंतु इसमें जीवित नहीं रह पाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मृत सागर। और ये जो नामकरण है, ग्रीक लेखक हैं, उनका नाम नहीं दिया हुआ है, उनके द्वारा इसका नाम रखा गया था मृत सागर। इसमें पोटास, ब्रोमाइट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, ये सारे खनिज मिलते हैं जो मतलब पानी में रहने वाले जीव है उनको जीने नहीं देती, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मृत सागर। क्या चीज़? हाँ, जिसमें जितनी ज़्यादा लवणता होगी, आप अगर उसमें जाके लेट जाते हैं तो आप डूबेंगे नहीं। हाँ, ऊपर आप तैरे रहेंगे तो कैसे मर जाएंगे? हाँ, ठीक है। चलिए पुनः आते हैं अपने एटलस पर। अब क्या बच गया? जापान पर आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ माउंटेन्स है, उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। बड़े वाले में हमने किया था, बाकी यहाँ पर भी करने हैं। सबसे पहले एल्ब्रूस माउंटेन अभी दिखाया था ईरान में, उसको हाईलाइट कीजिए। हाँ, एल्ब्रूस माउंटेन ये रहा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। एल्ब्रूस माउंटेन मिल गया। और कोई महत्वपूर्ण था? यहाँ एक था अनातोलिया का पठार, वो भी कर लीजिए, यहाँ पर था अनातोलिया का पठार तुर्की में, ठीक है। अनातोलिया का पठार दिख गया सबको? अनातोलिया का पठार तुर्की में है। तुर्की मिला सबको? तुर्की का जो मिडिल पार्ट है वही है अनातोलिया का पठार, मिल गया। तुर्की में है, तुर्की में है अनातोलिया, दिखा? नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए अनातोलिया का पठार। बड़े वाले मैप पर यहाँ लिखा है ना, ये रहा ANATOLIA लिखा है, अनातोलिया का पठार। बड़े वाले मैप पर हमने देखा था, जो एशिया का कल देखा था वहीं पर, वहाँ भी हाईलाइट किया था, यहाँ भी कर लीजिए। हो गया? चलिए, और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण दिखाई नहीं दे रहे। अब हम चलते हैं जापान में। हाँ, अब जापान का आप लोग निकालिए।
निकल गया सबका। इसके 4 नाम हमने बताए थे, 4 महत्वपूर्ण द्वीपों का, कोई बताएगा? ठीक है, हाँ आज देख लेंगे कोरिया भी। ठीक है, निकल गया सबका जापान। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान की अवस्थिति कहाँ है? जापान की अवस्थिति प्रशांत महासागर में है, और इसकी जो अवस्थिति है, जो हमारा अग्नि वलय था, रिंग ऑफ फायर में इसकी अवस्थिति है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी देखने को मिलता है, ज्वालामुखी भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, इसे सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 3900 द्वीप हैं, जिसमें से 4 मुख्य द्वीप हैं। उन 4 मुख्य द्वीपों का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो 4 मुख्य द्वीपों में ये है हमारे सामने। पहला जो उत्तर में अवस्थित है उसको हम बोलते हैं होक्काइडो। ठीक है, हाईलाइट करते हुए चलिए, इसका नाम है होक्काइडो। ठीक है, उसके बाद इसके दक्षिण में चलेंगे तो ये वाला है, इसको हम बोलते हैं होन्शु। ठीक है, और होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। ठीक है, होन्शु मिल गया सबको। चलिए उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ ये छोटा सा द्वीप है, इसको क्या बोलते हैं? शिकोकु, इसे बोलते हैं शिकोकु। और जो पूरा दक्षिण में है हिरोशिमा और नागासाकी, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में है, इसका नाम है क्यूशु। मिल गया। चलिए, हिरोशिमा और नागासाकी फेमस किस लिए है? यहाँ पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर परमाणु बम और एक यूरेनियम बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? देखिए यहाँ है हिरोशिमा। हिरोशिमा को हाईलाइट कीजिए। हिरोशिमा पे कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय। कितने तारीख को? 6 अगस्त 1945 को। ये कौन सा बम था? यूरेनियम बम। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। बम का नाम था लिटिल बॉय, और वो बम क्या था? एक यूरेनियम बम था। 6 अगस्त 1945। ठीक है, दूसरा यहाँ है नागासाकी। ये किस द्वीप पर है? क्यूशु पर। नागासाकी मिल गया। इसके 3 दिन पश्चात ही अमेरिका के द्वारा दूसरा यहाँ पर बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था फैट बॉय। और ये क्या था? एक प्लूटोनियम बम था। ठीक है, फैट बॉय यहाँ है। नहीं मिला नागासाकी? थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये रहा नागासाकी, और यहाँ पर 9 अगस्त 1945 को फैट बॉय नामक प्लूटोनियम बम गिराया गया था। इन दोनों जगहों पर इस बम का इतना आघात हुआ कि आज भी वहाँ पर लोग विकलांग पैदा होते हैं, आज भी। इसलिए जापान जो है ये परमाणु बम जितने भी हैं, इन सारे हथियारों का विरोध करता है और विश्व को निशस्त्रीकरण होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, क्योंकि सबने बातें सुनी हुई है और इसने वो झेला हुआ है। ठीक है, पहला था हिरोशिमा। हिरोशिमा पे गिरा था लिटिल बॉय, और यहाँ फैट मैन प्लूटोनियम बम था। यहाँ पे नागासाकी है। नागासाकी एक बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ भी मेंशन कर लीजिए, जापान का पहला सबसे विकसित बंदरगाह कौन सा है? नागासाकी। जापान का पहला सबसे विकसित
बंदरगाह नागासाकी है। और नेचुरल बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर योकोहामा है, टोक्यो के पास। टोक्यो के पास है यहाँ पर योकोहामा, दिख रहा है योकोहामा है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, हो गया। यहीं पर दो और देखने को मिलेंगे आपको, कावासाकी और चिबा, दिख रहा है कावासाकी और चिबा, ये दोनों ही जापान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कावासाकी और चिबा जापान के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, जापान को देखा जाए तो यहाँ पर कृषि बहुत ही कम मात्रा में की जाती है, जो तटीय क्षेत्र है वहीं पर कृषि की जाती है। बाकी उद्योग जो है, उद्योग से ही ये सबसे ज़्यादा विकसित देश बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक दिख रहा है आपको ओसाका, योकोहामा जो था यहाँ है ओसाका, ओसाका है, हाईलाइट कीजिए इसे और यहाँ पर लिख लीजिए इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? वस्त्र उद्योग से संबंधित है, जो इंग्लैंड में अवस्थित था। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर या फिर इसे पूर्व का भी मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न आते हैं कि इन द्वीपों को अलग करने वाले जो जल संधि है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर वाला देखते हैं। उत्तर वाले में जो है हमारा होक्काइडो और होन्शु, इसको अलग करने वाला कौन सा है? सुगारू स्ट्रेट, इसको हाईलाइट कर लीजिए, सुगारू स्ट्रेट होक्काइडो को होन्शु से अलग करता है। सुगारू स्ट्रेट होक्काइडो को होन्शु से अलग करता है। हो गया। उसके बाद अगला आएंगे यहाँ पर होन्शु और शिकोकू वाला, इसको कौन अलग करता है? यहाँ है की चैनल। ठीक है, की चैनल जो है वो शिकोकू को होन्शु से अलग करता है। ठीक है, की चैनल शिकोकू को होन्शु से अलग करता है। हो गया। और अगला बुंगो चैनल है। बुंगो चैनल ये किसको किसको अलग करता है? क्यूशु से शिकोको को और क्यूशु से होन्शु को अलग करता है। कौन सा? बुंगो चैनल। हो गया। अब यहाँ पे कुछ माउंटेन्स भी है, उनके ऊंचे ऊंचे पीक है, उनको भी हाईलाइट कर लीजिए। पहला टोक्यो के पश्चिम में जाइए, टोक्यो के पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ है ओनटेकसान, ओनटेकसान, और उसी के पास है फूजीसान। इन दोनों को हाईलाइट कीजिए। और फूजीसान जो है ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है, फूजीसान। हो गया। फूजीसान और ओनटेकसान मिला। टोक्यो के पश्चिम में जाएंगे तो ओनटेकसान है, इसकी हाइट है 3063 मीटर और फूजीसान का है 3776 मीटर। मिल गया। फूजीसान जापान का सबसे ऊंची चोटी है। ओनटेकसान, ओनटेकसान। हो गया। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ एक चैनल है जो कोरिया को जापान से अलग करता है। कौन सा है? कोरिया जल संधि या फिर वेस्टर्न चैनल भी इसी को बोलते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए। कोरिया जल संधि साउथ कोरिया को जापान से अलग करता है।
ठीक है। साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसका हाईलाइट कर लीजिए, नांगनिम सानमिक। नांगनिम सानमिक मिला सबको? नॉर्थ कोरिया में है नांगनिम सानमिक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इसका जो उच्च चोटी है, इसका उच्च चोटी, इसमें का उच्च चोटी नहीं दिया है यहाँ पर। ये अगला है यहाँ पर हामग्योंग सानमिक, दिखा सबको? हामग्योंग सानमिक, इसका जो ऊंची चोटी है यहाँ पर दे रखा है पुक्सू बिकसान। पुक्सू बिकसान 2522 मीटर। और एक यहाँ है उत्तर में क्वानमोबोंग 2541 मीटर। मिल गया। और ये वाला जो है क्वानमोबोंग, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी, नॉर्थ कोरिया। दक्षिण कोरिया हो गया। उसके बाद दक्षिण कोरिया में आइए। दक्षिण कोरिया को देखें तो यहाँ पर पठारी भाग है और मैदानी भाग है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक है चीरीशान, इसे हाईलाइट कर लीजिए। चीरीशान 1915 मीटर, ये साउथ कोरिया का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। चीरीशान हो गया। चलिए अब करते हैं हम चीन। ठीक है। क्या चीज़? पहले चीन कर लीजिए। चीन पर आ गए। चलिए चीन को अगर देखें तो चीन क्या है? अधिकतर क्षेत्र है जो उच्च भूमि के रूप में देखा जाता है, जिसमें हमारा अधिकतर पठारी क्षेत्र है, रेतीले क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र है जहां पर मैदानी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, और मैदानी क्षेत्र तटीय इलाकों में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। बाकी ये सारा क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जहाँ से अनेक नदियाँ निकलती है, और इन्हीं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों की वजह से इसके तटीय क्षेत्रों में मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या हाईलाइट करना है? सबसे पहले मंगोलिया में जाइए और मंगोलिया में देखते हैं क्या क्या है। मंगोलिया में सबसे पहले मंगोलिया का पठार हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। मंगोलिया का पठार, और यहीं पर लिख लीजिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है। कॉपर पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है। ये मंगोलिया का पठार, यहाँ पर है मंगोलिया का पठार। नहीं लिखा है तो एटलस में लिख लीजिए, मंगोलिया का पठार। ठीक है। यहाँ पर कोयला पाया जाता है, उसके बाद लोहा भी पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, और Cu किसका होता है शॉर्ट फॉर्म? कॉपर। तो कॉपर भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है अल्ताई माउंटेन्स, उसको हाईलाइट कर लीजिए। अल्ताई माउंटेन्स दिखा? मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है अल्ताई माउंटेन। मिल गई? चलिए
अब जहाँ पर हमारा था प्लेटू ऑफ मंगोलिया, वहीं पर है एक गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट, इसे हाईलाइट कीजिए। और ये क्या है, कल ही मैंने बताया था जैसे हमारा लद्दाख क्षेत्र है वैसे ही ये भी क्या है, हो गया गोबी डिजर्ट। चलिए अब गोबी डिजर्ट से पूर्व में आएंगे तो यहीं पर एक मैदान है मंचूरियन प्लेन, मिला? मंचूरियन प्लेन, इसे हाईलाइट कीजिए। और ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मंचूरियन प्लेन। गोबी डिजर्ट से हम पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर है मंचूरियन प्लेन, मंचूरिया का मैदान। और ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, हो गया। यहीं पर एक ये है फुनसुन, दिख रहा है सबको? दिखा फुनसुन? एक बार स्क्रीन पर देखिए, फिर एटलस पर। फुनसुन दिखा? नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ठीक है। फुनसुन, तो यहाँ का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है लोहा और चांदी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लोहा और चांदी पाया जाता है फुनसुन वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पर 3 जो शहरें हैं तीनों को हाईलाइट कर लीजिए। फुनसुन, ठीक है। फुनसुन के बाद दूसरा है आनसन, ठीक है। और तीसरा है फुक्सिन, दिखा? ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन? आनसन। फुसिन से हम आएंगे दक्षिण पश्चिमी भाग में, तो यहाँ पर है आनसन, ठीक है। फुनसुन के नीचे है आनसन और यहाँ पर है फुक्सिन। ये तीनों को जब हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। और ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर लोहा और चांदी पाया जाता है, ठीक है। नहीं मिला? फुनसुन मिला है? फुनसुन से जब यहाँ आएंगे थोड़ा सा हम दक्षिण पश्चिमी भाग में, ये आनसान है, ठीक है। और यहाँ पर है फुक्सिन। फुक्सिन मिला? नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर गोला बना लीजिए एक, और वहीं पर लिख लीजिए कि यहाँ पर लोहा और चांदी का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। फुनसुन याद हो तो चलेगा। क्या चीज़? तो अनसान बना लीजिए उसे, हो गया। चलिए उसके बाद एक और क्षेत्र है जो हमारा गोबी डिजर्ट था। गोबी डिजर्ट से थोड़ा सा दक्षिण में आइए और यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम है बाओ टाऊ, मिला? बाओ टाऊ मिला? गोबी डिजर्ट से दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर है बाओ टाऊ, सबको मिला? ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयला और लोहा पाया जाता है,